नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। हमारे साथ में जनतांत्रिक युवा मोर्चा के संयोजक महिपाल मेहला है। महिपाल जी, जब से आपने अपनी पार्टी बनाई है ये युवा, क्या कुछ कार्य अभी तक किए? धन्यवाद आपका। ये पार्टी नहीं है, ये तो एक गैर राजनीतिक रूप से एक नौजवानों द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है और सबके कलेक्टिव प्रयास हैं। मैं अकेला नहीं, मैं तो हम की बात करने वालों में से हूँ। हम सब ने मिलके, बहुत सारे नौजवानों ने मिलके, कि राजनीतिक दल जितने भी जो प्रदेश में हैं, वो उस अनुपात में काम नहीं कर रहे हैं जो प्रदेश के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए और वर्ग के लिए करने चाहिए। तो क्यों ना हम सारे लोग कलेक्टिव प्रयास करें और जिनैन मुद्दों को हम हमारे आपस में एक दूसरे के साथ से उठाएं। इसलिए हम सबका एक सामूहिक प्रयास है। जनतांत्रिक युवा मोर्चा कोई मेरा नहीं है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, नौजवानों द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। कितने लोगों को जोड़ पाए, क्या क्या काम अभी तक हुए उसके बारे में? प्रदेश के 20 से 22 जिलों में हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। रही बात औपचारिक जो घोषणा की, हमने जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस समय कहा था कि आने वाले 3 से 4 महीने में हम पूरे प्रदेश में खड़ा कर देंगे। बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि अब देखिए, कहना और करने में बहुत फ़र्क है। अब जयपुर जैसी जगह आपको ऑर्गेनाइजेशन और पूरे प्रदेश में चलाने के लिए उसी स्तर पे संसाधन चाहिए। हम बहुत सामान्य घरों में पैदा हुए हुए लोग हैं और बहुत सामान्य परिस्थितियों से निकल के आए हैं। बहुत विपरीत परिस्थितियाँ भी हैं। तो हर आदमी ये चाहता है कि 1 मिनट में हम लोग निखर के शिखर पे पहुँच जाएँ, ऐसा संभव नहीं है। 20 जो जो लोग हमारे में निखार देखना चाहते हैं वो हमारे पैरों की छाले भी देख लें। बहुत विपरीत परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है और विश्वास भी है कि नौजवानों को साथ लेके सामूहिक प्रयास का जो हमने बेड़ा उठाया है उसको हम लोग मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक हमारा प्रयास है। सरकार कोई भी हो, लोकतंत्र की रक्षा कहने की बातें करती है, लेकिन व्यक्तियों पर लाठियां चलती है। सीएचओ पर लाठियां चली, रात को नेटबंदी का पूरा सरकार ने फायदा उठाया। कोई मुद्दा नहीं, सरकार अभी तक नहीं सुन रही। आप लगातार उनकी भी आवाज बन रहे हो। ओबीसी के साथ जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण के नाम पर जो भेदभाव हुआ है, वर्तमान में आपको भी पता है कि वो लगातार आप संघर्ष कर रहे हो। तो इन दोनों मुद्दों में कब तक युवाओं को न्याय मिलेगा? सरकार जब राजस्थान में लाठियां बरसाती है तो सरकार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है। सरकार जब दिल्ली में लाठियां खाती है, वही लोग जो यहाँ लाठियां बरसवाते हैं वो कानून की दुहाई देने की बात करने वाले लोग दिल्ली में जाके ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मुझे समझ नहीं आता लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। जब आपको दिल्ली में लाठियां पड़ती है तो लोकतंत्र खतरे में है, और यहाँ प्रदेश के नौजवान जो अपनी मांगे लेके आपके पास है, आप उसको पुलिस की लाठियां भंजवाते हो तो कानून व्यवस्था की दुहाई देने लग जाते हो। ये दोहरे मापदंड सरकार, राजस्थान की सरकार ना अपनाए। और प्रदेश के सीएचए जी नहीं, बहुत बड़ी बिरादरी, जिस ओबीसी आरक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। 2018 से लेकर अब तक कई हजारों ओबीसी के अभ्यर्थियों का रोजगार छीना गया है। जो वर्टिकल आरक्षण जो जन्मजात हमें दिया गया था, जो आरक्षण राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है, उसमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ओबीसी के विद्यार्थियों को सरकारों ने निपटा दिया। दोनों सरकारें दोषी हैं और जिसका जवाब लेने के लिए छोटी-छोटी सभाएं सब जगह हो रही हैं। ओबीसी के विद्यार्थी जागरूक हैं, जागरूकताएं ला रहे हैं और 20 तारीख को हमारा एक प्रयास है कि उन सबको इकट्ठा करके और राजस्थान की विधानसभा पे जो 19 तारीख से सत्र आहूत हो रहा है, सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए पुरजोर तरीके से उनकी आवाज़ को बुलंद करते हम राजस्थान की विधानसभा पे पहुँचे। ओबीसी आरक्षण के अंदर हरीश चौधरी जो पूर्व मंत्री रहे राजस्थान सरकार के, पुरजोर तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं। कल भी वो राहुल गांधी के साथ में थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ में। चंद मिनटों का काम है, या फिर 2023 और 24 राज्यसभा और लोकसभा चुनाव तक ये मुद्दा रखना चाहते हैं? नहीं, मैं तो ये नहीं मानता कि कोई 23-24 तक मुद्दा रखना चाहते होंगे। हरीश जी बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के एक धनी लाख हैं। भर्तियां हो चुकी है, कब होगा फिर? मैं यही, हरीश जी की आप बात कर रहे हैं तो जवाब दे रहा हूँ। मैं सरकार के तो मैंने बात रखी और रख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ऐसी मंशा होगी। वो ओबीसी के विद्यार्थियों के साथ पूरे मन से खड़े हैं और अपनी बात रख भी रहे होंगे। अब उनकी अंदर तक बात कितनी पहुँच पा रही है, अब सरकार के हिस्से में तो हैं वो, पर अब अंदरूनी बहुत सारी राजनीति में परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं। अब अंदर वो कितने प्रभावी हैं, इस बात का मुझे पता नहीं है और वो ज़्यादा आपको बेहतर जवाब देंगे। पर जो कर रहे हैं, और हरीश जी जैसे और नेताओं को भी ओबीसी विद्यार्थियों के समर्थन में आना चाहिए और उनकी आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए। जो लोग आए हुए हैं हम उनका धन्यवाद देते हैं और ओबीसी के नेताओं को आमंत्रित करते हैं कि सारे लोग सामूहिक रूप से सरकार के खिलाफ मुखर होकर ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए हमारे आरक्षण बहाली की मांग करेंगे तो सरकार मजबूर होगी। और कोई भी राजनीतिक दल जिसको ये लगेगा कि उसका वोट बैंक खिसक रहा है, सर, एक रात में फैसले हो जाते हैं। 56 से 57% ओबीसी की जनसंख्या है राजस्थान में। सरकार चुनने में सबसे बड़ा योगदान, लेकिन इसी वर्ग के साथ शोषण क्यों?
आप मानते हैं शोषण है या नहीं? बिल्कुल 100%, 101% कह रहा हूँ, शोषण है। दोनों सरकारों ने शोषण किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कानून लेके आई, कांग्रेस की सरकार को 3.5 साल हो गए। हजारों हजार अभ्यर्थियों ओबीसी का का भविष्य हत्यारा किसे चौपट। मानते हैं आप? देखिए, बंदूक तो भरी है बीजेपी ने, निशाना लगाया कांग्रेस ने। बीजेपी ने बंदूक इसलिए भरी कि बीजेपी जब लेके आई उसके बाद से को गिनी चुनी वैकेंसीज आई, 2018 में लेके आई, 18 में सरकार बदल गई और अब उससे निशाने मार रही है कांग्रेस की सरकार। ठीक है, तो बंदूक भरने वाला भी दोषी है और फायर करने वाला भी दोषी है, दोनों ही बराबर के दोषी हैं। गायों पर राजनीति हर पार्टी करती, लेकिन गायों का ध्यान कोई नहीं रखना चाहता, सेवा कोई नहीं करना चाहता। इसी के कारण हो रहा है। आपका क्या कदम रहेगा? नहीं, सेवा करने वाले लोग कर रहे हैं, वो दिखावा नहीं करते। बहुत सारे गौ भक्त ऐसे हैं जो गाय को रोटी भी खिलाते हैं, गाय की सेवा भी कर रहे हैं और गाय को लेके वो दुखी भी हैं। पर सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार गौ सेस के नाम से जो टैक्स वसूल रही है या गौ माता के नाम पे जो सरकार राजनीति कर रही है, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, जब गायों को ज़रूरत पड़ी तो सरकार उनको छोड़ के और अपने महलों में आराम पस्ती के मोड में आ गई। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो एक्चुअल डाटा दे नहीं रहे हैं, यहाँ के अधिकारी हकीकत से बिल्कुल दूर हैं और सरकार या तो समझना नहीं चाह रही है, समझ के जानबूझ के अनदेखी कर रही है। पर ये अनदेखी भारी पड़ेगी। गायों की आज जितनी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं उसकी जिम्मेदार राजस्थान की सरकार है और दिल्ली की सरकार जो दिल्ली में बैठ के तमाशा देख रही है वो भी उतनी ही दोषी है। 20 सितंबर को आपने घोषणा कर दी विधानसभा कूच की। आखिरकार उद्देश्य क्या है कि युवाओं की आवाज उठाने के लिए विधानसभा पहुंचना? युवाओं की आवाज को युवाओं के माध्यम से राजस्थान की सरकार तक पहुंचाना, गो भक्तों की आवाज को, गो पालकों की आवाज को एक जन समूह के माध्यम से राजस्थान की सरकार तक पहुंचाना, ये दो हमारे उद्देश्य हैं और दोनों ही वर्गों को साथ लेकर राजस्थान की विधानसभा पे हम लोग कुछ करने का काम करेंगे। जो हल्ला बोल का कार्यक्रम रखा है, देखेंगे सरकार कहाँ तक आने देती है और प्रयास करेंगे कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी हमारे इन मुद्दों को लेकर विधानसभा के भीतर इन दोनों मुद्दों पे पुरजोर तरीके से अपनी बात रखने का काम करेंगे। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये एक उस तबके की लड़ाई है जो तबका बहुत लंबे समय से अपने हक और हुकूक की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहा है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए के प्रयासरत है। और लंपी वायरस की शिकार जो गायें तो बोल नहीं सकती, बोलना तो इंसान को पड़ेगा ना। गाय तो तड़फ तड़फ के मर रही हैं, सरकार अभी आराम पस्ती के मूड में है, तो जनता बोलने के लिए आ रही है और जनता ही जवाब लेगी। जनता राजस्थान की सरकार को 20 सितंबर को घेरने का काम करेगी। जब आपने जन लोकतांत्रिक युवा मोर्चा बनाया तब एक आरोप लग रहे हैं आप पर कि हनुमान बेनीवाल आरएलपी की पार्टी की बी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। उनको क्या संदेश? मेरी तो कोई पार्टी नहीं है जी, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है और मेरी क्या बताएं आप, मैं कौन से राजनीतिक दल में हूँ। और रही बात किसी की बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी, तो सब पे आरोप लगते हैं। जो आरोप लगाने वाले हैं उन पे भी तो ये आरोप लग रहे हैं ना। तो राजनीति में आप हो, आप सार्वजनिक क्षेत्र में हो, तो ये आरोप तो आप पे लगते रहते हैं। कोई बी में का आरोप लगाता है, कोई सी का लगाता है, कोई ए का लगाता है। हकीकत ये है कि मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ। हम धरातल की बात करने वाले और सामूहिक प्रयास में विश्वास करने वाले लोग हैं। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ। जिन नेताओं की आप बात कर रहे हो उनसे मेरी टक्कर लेने की इतनी बड़ी हैसियत है नहीं। वो अपना काम करें, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। हम साथ थे, हमने साथ रह के अच्छा काम किया, आज हम अलग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और मैं नौजवानों को साथ लेके प्रयास कर रहा हूँ कि हम सारे कोई कलेक्टिव अच्छा प्रयास करें ताकि प्रदेश की युवा बिरादरी जिसका राजनीति से मोह भंग हो गया है, अच्छे लोग राजनीति में वापस सक्रिय भूमिका में आए। सक्रिय भूमिका में युवा है। विधानसभा में जाकर ही अब आपको लगता है कि युवा कुछ कर पाएगा। आप कहाँ से विधायक लड़ना चाहते हैं? जब तक विधानसभा में नहीं पहुंचोगे आपको लगता है कि मुख्य रूप से आवाज उठा सकती? इसलिए मेरा सवाल है, आप कहाँ से विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि आम जनता की आवाज को मुखर तरीके से हिम्मत दे पाए? मैंने जीवन में, मैं छात्र राजनीति में था तब एक यूनिवर्सिटी अध्यक्ष का चुनाव लड़ा 2010 में और अभी मैंने पंचायत निकाय चुनाव में एक चुनाव लड़ा जिला परिषद मेंबर का, जो फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है। जिस वार्ड से मैंने चुनाव लड़ा 10,000 से ज़्यादा मत प्राप्त हुए, चुनाव में हार गया। कोई नहीं, हार जीत पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, हम हार से घबराने वालों में से नहीं हैं। अब विधायकी की चुनाव लड़ने की आप बात कर रहे हो तो जहाँ से जनता चाहेगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और राजनीति के क्षेत्र में तो 100% चुनाव भी लड़ेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि कहाँ से लड़ूंगा, पर चुनाव पक्का लड़ेंगे। यदि 2023 में जनता ने मौका दिया और जनता साथ रही तो राजस्थान की विधानसभा में भी आएंगे और जो कुछ इश्यूज हैं जिन पे आज हम लोग बात कर रहे हैं वो राजस्थान की विधानसभा में और ज़्यादा मुखरता के साथ हम लोग बात करने का काम करेंगे। और जनता नहीं पसंद नहीं किया, कोई बात नहीं, घर बैठ जाएंगे।
सीएसए का लगातार आंदोलन चला। अब सीएसए के आंदोलन के रूप में मुख्य भूमिका क्या रह रही है कि सरकार की लापरवाही कहाँ है और कब या कैसे इनका काम हो सकता है? सर लापरवाही तो उसको कहते हो ना जब कोई काम होता है और उस काम में 19-20 हो जाए उसको हम लापरवाही कहते हैं कि जिस अंजाम तक आपको पहुंचाना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाए। अभी तो जीरो पे खेल रही है सरकार। 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। 90 दिन सरकार की नाक के नीचे सीएचएस की जो बेरोजगार हैं वो बैठ के गए हैं। रातों रात लाठियां बांध के खदेड़ा गया है। सरकार को सारा पता है। सरकार ने 9 महीने तक जैसे आम को गुठली को आम से बाहर कर दिया जाता है तो उसके वैसे इनको यूज लेके फेंक दिया। कोरोना काल में इन पर फूल बरसाए गए थे और अब लाठियां। फूल बरसाने के बाद तब मुख्यमंत्री सरकार होटलों में थी जैसलमेर। मुख्यमंत्री जी का ये 1 अप्रैल का ये औपचारिक बयान है। उनके ट्विटर हैंडल पे आज भी पड़ा है बिल्कुल। कि 1 महीने में हम सीएचएस की समस्या का समाधान कर देंगे। मुख्यमंत्री का बयान अपने आप में आदेश होता है और आज 1 महीने की बात कहने वाले 6 महीने हो गए और अभी भी जीरो पे हैं। कोई बात नहीं है, कोई सरकार की मंशा नहीं है। सरकार के चिकित्सा मंत्री क्या बयान दे जाते हैं, मुख्यमंत्री जी क्या बयान दे जाते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी क्या बयान दे जाते हैं। सरकार की आपसी तालमेल गड़बड़ाया हुआ है और सीएचएस को लेके सरकार जो है वो मुझे नहीं लगता कि गंभीर दिखाई दे रही है। रही बात 15 दिन का अल्टीमेटम देने की, तो 15 दिन के बाद आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने जो अल्टीमेटम दिया है, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि हम सीएचएस के साथ थे, हर परिस्थिति में साथ हैं और आगे भी साथ खड़े रहेंगे। उनके आंदोलन जिस भी दिशा में जाएगा हम मजबूती से उनके साथ अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी उनका समर्थन करते हैं तो फिर क्या लगता है अधिकारियों का कहीं ना कहीं इतना भारी दबाव है कि वो काम नहीं कर पा रहे? सर मुझे लगता है कि प्रदेश में इस समय जो सरकार चल रही है वो ब्यूरोक्रेट इतने हावी हैं कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है और पॉलिटिशियन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे चुने हुए विधायक हों, चाहे और पावरफुल पोस्टों पे बैठे हुए जो और नेतागण हैं। सरकार को कुछ चुनिंदा 4-5 ऑफिसर हैं वही चला रहे हैं। सरकार में कोई संवेदनशील फैसले जो लेने चाहिए, जो नेता लेना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं बेचारे वो बाहर की पंक्ति में उनको बैठा दिया जाता है, वो नहीं ले पा रहे होंगे, इसलिए उन सब की कुंठा है। पर सरकार जो गुड गवर्नेंस का नारा देके सरकार 2018 में आई थी, सरकार आज मुझे ये लगता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा बैड गवर्नेंस का कोई उदाहरण है तो वो राजस्थान की सरकार है। भविष्य में आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे क्योंकि बहुत पार्टियां नई नई राजस्थान में से चुनाव आ रहे वैसे आ रही है। बीजेपी कांग्रेस तो है ही, आरएलपी भी है ही, आम आदमी पार्टी भी आ चुकी, एआईएमआईएम भी आ चुकी, या और भी कोई पार्टी, किस तरफ रुख रहेगा? मैं मेरे जीवन में मैंने एक राजनीतिक दल को ज्वाइन किया है, उसके बाद अब मैं फ्री हूँ, मैं कोई किसी राजनीतिक दल में हूँ नहीं। रही बात जनतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दलों को छोड़ना और राजनीतिक दलों को ज्वाइन करना, ये सदा सदा से चलता है। मेरा ये मानना है कि 2023 में देखेंगे कि जो प्रदेश के नौजवान, प्रदेश के वंचित तबके के लिए जो पार्टी एक विजन के साथ यहाँ काम करेगी उसके साथ जुड़ेंगे। और अभी तो ऐसा भी कोई स्पष्ट नहीं है कि जुड़े ना जुड़े, ये सारी चीज़ें भविष्य की। अभी तो नौजवानों को साथ लेके कुछ अच्छा करने का मन है। महिपाल मेला राजनीति में अलग तरीके से स्पष्ट दबाव तो नहीं दे रहे, राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? प्रदेश की जनता को, जो रोज कुछ ना कुछ नया सिखा रही है। एक इंडिविजुअल किसी को आप गुरु मानोगे तो उसमें कमियां हो सकती हैं, वो स्वार्थी भी हो सकता है। प्रदेश की जनता ना स्वार्थी है, ना उसमें कमियां हैं। जब जनता के मुख से जो चीज़ें निकलती हैं वो 100% सही जाती हैं। प्रदेश की जनता रोज सिखाने का काम कर रही है। अच्छा कर रहे हैं अप्रिशिएट करेगी, अच्छा नहीं कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, उनको मिसयूज कर रहे हैं, डिक्रीज करने का काम करेगी। गुरु प्रदेश की जनता है। राजस्थान के युवाओं को संदेश क्या देना चाहेंगे 20 तारीख को लेकर? प्रदेश का ओबीसी का बहुत बड़ा जो तबका है जो अपने आप को ठगाशा महसूस कर रहा है, वो सारा राजस्थान का नौजवान जयपुर आए। हम सारे लोग मिलके राजस्थान की विधानसभा पे कूच करेंगे, वहाँ हल्ला बोलेंगे और अनुशासित रूप से, चूंकि हम गांधी के देश में रहते हैं, अनुशासित रूप से हमारी बात को सरकार तक मजबूती से और मुखरता के साथ पहुंचाएंगे। फिर भी हमारी बात नहीं मानी जाती है तो आंदोलन की और अग्रिम रूपरेखा तैयार करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपके माध्यम से नौजवानों को आमंत्रित करता हूँ, ओबीसी के नौजवानों को और गोपालकों को और गौ भक्तों को, कि सारे लोग आएँ और हम सारे यूनाइट होके, मैं नहीं, मैं तो आपके पीछे खड़े रहने वालों में से हूँ, सारे लोग मिलके ये आंदोलन, जो जनता ही अपना आंदोलन लड़ रही है, वो जनता अपना जन आंदोलन इसको बनाए। एक आखिरी सवाल, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक और पैरा टीचर जो संविदा कर्मचारी सरकार ने वादा किया था
कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार बनेगी, हम आपको नियमित करेंगे। इससे पहले डोटासरा जी जब बीजेपी की सरकार थी, विधानसभा में बड़े जोर-जोर से कहते थे कि कब इनको पंचायत सहायकों को नियमित करोगे? दोनों ही पार्टियों ने वादा निभाने का काम तो किया नहीं, खिलाफे की बहुत की और गोलियाँ बहुत दी। उनके लिए क्या संदेश है संविदा कर्मचारियों को? हम तो पिछले 3.5 साल से यही कह रहे हैं। जब प्रदेश में सरकार की जो बैकबोन बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, पॉलिटिशियन बैठते हैं, सरकार के धुरी में बैठे हुए लोग बैठते हैं, तो उनसे यही बात करते हैं कि वादा तेरा वादा क्या हुआ 2018 में? जो वादे किए थे, उन वादों को कब पूरा करेंगे? आखिर कब? कब का जब पूछते हैं, तो बड़े लोग जो बैठे हैं वो यही कहेंगे जल्द। अब जल्द-जल्द करते हुए 3.5 साल तो निकल गए। मुझे नहीं लगता कि सरकार 2022 में भी संविदा कर्मियों को स्थायी करेगी। ये 2023 का इनका प्लान है कि जाते-जाते हम कुछ ऐसा कर जाएँ कि वापस हम सत्ता प्राप्ति कर लें। पर प्रदेश का जो बेरोज़गार तबका है, प्रदेश का जो वर्ग जिसने बहुत उम्मीद के साथ 2018 में वोट दिया था, प्रदेश का वो वंचित तबका जो आस उम्मीद के साथ इस सरकार को चुन के लाया था, वो सारी चीज़ें बहुत बारीकी से एनालिसिस कर रहा है। और सरकार को यदि धरातल पे जाके सरकार अभी एक्चुअल में किस स्थिति में खड़ी है, तो एक बार विजिट करनी चाहिए। लोग गाँव से वापस नहीं निकलने देंगे, ऐसी स्थिति सरकार की हो रखी है। 23 के चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है। ये थे हमारे साथ में जन लोकतांत्रिक युवा मोर्चा के संयोजक, जिन्होंने महिपाल मेला जिन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि 20 तारीख का कुछ सीएचए और ओबीसी में जो हॉरिजेंटल आरक्षण में जो भेदभाव जो छेड़छाड़ किया गया है, क्योंकि लगभग 3.5 साल का समय हो चुका है, 1 लाख से ज्यादा भर्तियां पूरी हो चुकी है और उन लोगों का क्या जो एक व्यक्ति का भी ओबीसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा जो एक्स आर्मी मैन का जो कोटा है वो लेकर जा रहे हैं। अपनी बेबाकी से अपने विचार रखें और 23 और 24 के चुनाव में राजस्थान में ये सड़कों पर भी उतरेंगे, धीर गंभीर हैं और अपने जवाबों को बहुत ही सरल साम्य तरीके से जवाब दिए। खास रिपोर्ट कुलदीप चांद के साथ, जयपुर।